आज का टॉपिक है उच्च न्यायालय। जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, आज पूरी विस्तृत जानकारी आपको देंगे हाई कोर्ट के बारे में। जैसे पंचायत स्तर पर गांवों में अगर मान लिया जाए कि किसी प्रकार का कोई विवाद, कोई झगड़ा झंझट आपस का, समाज का, ठीक है, तो इस तरह की जब होती है तो पंचायत में एक सभा बुला करके, जिसमें पंचायत के प्रधान, मुखिया, वार्ड सदस्य, अन्य गण्यमान्य लोग, गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग एक जगह बैठ करके और निर्णय कर लेते हैं, उसकी समाधान कर लेते हैं। अगर उससे अगर समाधान नहीं होता है तो मामला फिर पहुंचता है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। ठीक है, तो आज का टॉपिक हाई कोर्ट से है। हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, बीच में आपसे अगर हम कुछ पूछते हैं तो आप जवाब देंगे। ठीक है, तो हाई कोर्ट यानी उसका हिंदी होता है हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय। तो इसकी जैसे भारत में संविधान के द्वारा, भारत का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता है ना। तो जब संविधान की निर्माण किया गया तो भारत के संविधान के द्वारा ये उच्च न्यायालय की भी स्थापना किया गया। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। ये जो है उच्च न्यायालय, ये जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, इसका जो गठन किया गया है हाई कोर्ट का, वो राज्य स्तर पर किया जाता है। राज्य स्तर, ठीक है, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की स्थापना होता है। ठीक है, जो संविधान के जो आर्टिकल्स है, अनुच्छेद, संविधान में अनुच्छेद है, अनुच्छेद के बारे में हम आपको पिछले क्लास में बता चुके थे। ठीक है, तो उस अनुच्छेद 214 से, ठीक है, अनुच्छेद 214 से 231, ठीक है, अनुच्छेद 214 से 231 के बीच, 214 से 231 के बीच न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो अपनी भारत की जो संविधान है उसमें आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, तो सब अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग चीज का वर्णन है। तो उस तरह से अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में जो है उसमें न्यायालय से संबंधित वर्णन किया गया है। ठीक है, अब बात होती है कि जैसे उच्च न्यायालय की गठन की व्यवस्था हुई है ना, तो उच्च न्यायालय एक राज्य में एक होगा या एक राज्य में अनेक होगा, या राज्य में होगा, जिला में होगा, अनुमंडल में होगा,
कि सब जगह होगा, है ना। इसका भी प्रावधान किया गया आर्टिकल्स अनुच्छेद 214 से 231 में, ठीक है। और इसके तहत बतलाया गया कि 214 से 231 में बतलाया गया है कि एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का कार्य का संचालन कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक राज्य में एक से अधिक उच्च न्यायालय नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक उच्च न्यायालय जो होगा, एक हाई कोर्ट जो होगा, वो एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों का, है ना, एक से अधिक एक से अधिक करने का मतलब कि जिस राज्य में स्थापित है उसका भी, और उसके अलावा भी किसी राज्य के कार्य का संचालन कर सकता है, ठीक है। जिसका वर्णन दिया गया कौन सा, आर्टिकल 214 से 231 में दिया गया। ये बात समझ में आ गई आपको। अब हम लोग चलते हैं आपको उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ तथ्य, ठीक है, कुछ तथ्य की बात करते हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित तथ्य की बात करते हैं, जैसे इसमें क्या क्या होना है, क्या की आवश्यकता है। जैसे उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश के बाद कुछ अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, ठीक ना। तो अब मुख्य न्यायाधीश जो होंगे या अन्य न्यायाधीश होंगे, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनकी कार्यकाल क्या है। कार्यकाल कहने का मतलब कि कितने वर्षों तक वो अपना कार्य कर सकते हैं, उनकी वेतन कितनी है, ठीक है। इन सारी चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इनकी मुख्य तथ्य में। सबसे पहला पॉइंट इनको देखते हैं योग्यता के बारे में। योग्यता, है ना, किनकी योग्यता, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे उनकी योग्यता की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके तहत कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है। वो क्या है कि जैसे सबसे पहली कंडीशन है कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, वो सबसे पहला कंडीशन है कि भारत के नागरिक होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश जो भी होंगे उनकी सबसे पहली कंडीशन होना चाहिए कि भारत के नागरिक, ठीक है। फिर दूसरी बात होता है, दूसरा होता है कि किसी भी उच्च न्यायालय में, जैसे कोई भी हाई कोर्ट में, किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुके, है ना, यानी कि उनका अनुभव 10 वर्षों का होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए कि किसी भी तरह की कोई नौकरी के लिए वैकेंसी अगर निकलता है तो उस वैकेंसी में कुछ शर्त होता है कि इंटर में 60% होना चाहिए, हाइट 172 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक कंडीशन दिया रहता है। तो उसी तरह से इनके लिए भी कंडीशन है कि सबसे पहला कंडीशन कि भारत के नागरिक हो, और दूसरी चीज कि किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों का उनका अनुभव, वकालत कर चुका हो वहां, ठीक है, उनके 10 वर्षों का अनुभव, है ना। उसके बाद एक और कंडीशन आती है कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके, ठीक है। कम से कम 10 वर्ष तक
न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। उसके बाद कंडीशन है कि राज्य के अनुसार, है ना, अपने अपने राज्य के अनुसार वे कानून के अच्छे जानकार हों। अब जैसे जो जानकार रहेगा वही ना कुछ कर सकेगा। पूरे हाईकोर्ट का कार्य का संचालन करना है और जानकार है नहीं तो क्या संचालन करेंगे? हमें कोई जानकारी है नहीं तो हम आपको आज क्या बताते हैं हाईकोर्ट के बारे में, है ना? तो उसी तरह से राज्य के अनुसार कानून की उनको जानकार होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं उनके नियुक्ति और पद मुक्ति के बारे में। योग्यता के बाद नियुक्ति और पद मुक्ति। नियुक्ति और पद मुक्ति। नियुक्ति कहने का मतलब हो गया कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, उनको नियुक्ति कैसे की जाती है। पद मुक्ति यानी कि उनको हटाया कैसे जा सकता है, किस प्रकार से उनको हटाया जा सकता है, ये दोनों कंडीशन, ठीक है। तो इन दोनों चीज के बारे में देखिए, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश को, समझ रहे हैं बात, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, कौन है? मुख्य न्यायाधीश। है ना? जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करने वाले होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, नियुक्ति करते हैं। यह पहला है, यानी कि उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने वाले कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर नियुक्ति की जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति को नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति भी नियुक्ति करते हैं, लेकिन उनको परामर्श लेना पड़ता है। किससे परामर्श लेना पड़ता है? तो उस राज्य के राज्यपाल से, ठीक है। तो आप समझ गए क्या है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनको परामर्श लेना है किससे? उस राज्य के राज्यपाल से, ठीक है। अब मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो न्यायाधीश होते हैं, है ना, उनकी कोई अलग अलग राज्यों में अस्थाई एक फिक्स ऐसा नहीं है कि उनकी संख्या इतनी है, यानी कि उनकी फिक्स संख्या नहीं है। अब चलते हैं हम लोग इनकी योग्यता के बाद नियुक्ति और पद मुक्ति, है ना। तो नियुक्ति के बारे में तो बताया कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, है ना। अब पद मुक्ति की बात करते हैं, ठीक है। तो कोई भी न्यायाधीश, ठीक है, अगर इच्छा नहीं है ना, तो वे क्या कर सकते हैं? अपनी स्वेच्छा से, स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा से, किसी की जोर दबाव जबरदस्ती में नहीं, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से वो त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है। या एक कंडीशन और है पद मुक्ति का कि संसद में अगर 2/3 बहुमत, कितना 2/3, संसद में 2/3 बहुमत के आधार पर कदाचार, ठीक है, कदाचार का आरोप अगर उन पर लगता है, कदाचार का आरोप, ठीक है, कदाचार के अलावा भ्रष्टाचार, अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है
तो भ्रष्टाचार का महाभियोग लगा करके इनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, कौन सी आरोप लगा करके बताया आपको? एक कदाचार और दूसरा भ्रष्टाचार, है ना। और पहला क्या बताया आपको कि अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे सकते हैं, या इन पर आरोप लगती है कदाचार का या भ्रष्टाचार का, तो भी इनको पद से हटाया जा सकता है ना। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र, ठीक है, अगर मान ली कि इच्छे अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहे हैं, है ना, तो त्याग पत्र देंगे किसको? किसको देंगे त्याग पत्र? हाई कोर्ट में देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में देंगे, कि भारत के प्रधानमंत्री को देंगे, मुख्यमंत्री को देंगे, या राष्ट्रपति को देंगे? किसको देंगे, है ना। तो अगर त्याग पत्र देना है, ठीक है, तो त्याग पत्र देने के लिए उनको कानून में दिया गया है कि अगर त्याग पत्र देना है तो त्याग पत्र वो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, त्याग पत्र किसे देंगे? और नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर, है ना। और अगर त्याग पत्र देना है तो त्याग पत्र भी देना पड़ेगा राष्ट्रपति को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, योग्यता हो गया, नियुक्ति और पद मुक्ति के बारे में हो गया, है ना। अब उनकी कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल, और उनकी वेतन की बात करें, ठीक है ना, कार्यकाल और वेतन की। तो जो न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, ठीक है, उनकी कार्यकाल 62 वर्ष था। ठीक है, उनकी कार्यकाल 62 वर्ष था, लेकिन इस कार्यकाल को जैसे पहले 62 वर्ष इनकी कार्यकाल था, लेकिन फिर इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 65 वर्ष। ठीक है ना, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्षों तक अपनी कार्यभार को संभाल सकते हैं। ठीक है, अब वेतन की बात करते हैं, तो देखिए तो इरेज करने के लिए लाइए बोर्ड साफ करना। हम लोग वेतन की बात करते हैं, है ना, तो वेतन उसको लाइए ना, इरेजर। देखिए, मुख्य न्यायाधीश, ध्यान दीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश का वेतन और जो कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी वेतन, है ना, और अन्य न्यायाधीश। ठीक है, कोई भी व्यक्ति काम करता है, कहीं भी कार्य करता है, सरकारी हो या प्राइवेट, है ना, कार्य करता है, उसके बदले में वेतन मिलता है, प्रति माह वेतन मिलता है ना। तो मुख्य न्यायाधीश की जो वेतन है वो 2,50,000। इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी 25,000 कम होता है, मुख्य न्यायाधीश से 25,000 कम, यानी कि 2,25,000। ठीक है, तो हम लोग अब कहां तक आ गए? कार्यकाल और वेतन,
है ना। अब वेतन मिल रहा है तो करना पड़ेगा क्या, कोई भी आप काम करने, अगर मान लिया जाए कि किसी भी जगहों पर आपकी वेतन फिक्स कर दी गई है तो क्या सिर्फ वेतन मिलेगा, करना पड़ेगा कार्य, है ना। अब करना पड़ेगा कार्य, है ना। तो अब हम लोग इसका अगला टॉपिक देखते हैं कार्य एवं अधिकार के बारे में, कार्य एवं अधिकार के बारे में। ठीक है, कि न्यायाधीश का क्या कार्य है, क्या अधिकार है ना, कार्य और अधिकार के बारे में। तो देखिए, जैसे इनका न्यायाधीश का जो कार्य है ना, अलग अलग कार्य है, अलग अलग अधिकार है। जैसे पहला जो अधिकार है, गौर से समझिएगा, ये सारी जो बात है ना, अधिकांश नागरिक को बुराई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सच्चाई है कि अधिकांश नागरिक को इसकी जानकारी नहीं होता है, ठीक है, कि उनके अधिकार और क्या कार्य है। ठीक, तो ये सबसे पहला जो अधिकार है वो अभिलेखीय अधिकार होता है। ठीक है, पहला अधिकार अभिलेखीय अधिकार। आप बता सकते हैं दूसरा कौन सा अधिकार? अपीलीय, है ना। दूसरा जो है अपीलीय अधिकार। फिर आप बता सकते हैं अधिकार और क्या है? पूर्वलोकन, पूर्वलोकन, ठीक है, पूर्वलोकन संबंधी अधिकार। और भी अधिकार है ना, परामर्श संबंधी अधिकार, ठीक है, परामर्श संबंधी अधिकार। उसके बाद भी रीट जारी करने का अधिकार, है ना, रीट जारी करने का अधिकार। ये सब किनका अधिकार है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अधिकार है, ठीक है। तो देखिए, ये अभिलेखीय अधिकार है ना। अब आप सब सोच रहे होंगे, ऐसा सोच रहे होंगे आप लोग, थोड़ा सा एक बार सब लोग जवाब देंगे, है ना। आप सोच रहे होंगे कि इनकी अधिकार दे दिया गया है। अब जैसे मान लिया जाए कि कोचिंग है ना, अब यहाँ पर हम कोई टीचर को दे दिए हैं या किसी स्टाफ को दे दिए हैं, कोई काम के लिए वेतन देते हैं, तो उनको थोड़ा अधिकार भी तो देना पड़ेगा ना कि हाँ हाँ आप ये चीज आप कर सकते हैं, है ना। अधिकार से अगर वंचित कर देंगे तो फिर कार्य कर पाएंगे, इसलिए अधिकार दिया गया। तो इसमें आपको देखिए अभिलेखीय अधिकार, आपको थोड़ा लग रहा हो कि ये अभिलेखीय अधिकार क्या है ना। तो उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध दिए गए निर्णय को सुरक्षित रखता है, ठीक है। दिए गए निर्णय को, जो भी डिसीजन किया गया है उसको सुरक्षित रखना काम है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का काम है, ठीक है। इसके साथ ही, जैसे इसके साथ, इसके अलावा न्यायालय के अवमानना होने पर, जैसे मान लो कोई अवहेलना करता है, तो संबंधित व्यक्ति या विभाग को, अगर कोई विभाग है ना, तो उसको सूचना जारी करने का अधिकार है, ठीक है। ये अधिकार किसके तहत है? अभिलेखीय अधिकार के तहत।
ठीक है। उसके बाद जो ये है, इसके बारे में देखिए, अपीलीय अधिकार क्या है। ये अपीलीय अधिकार क्या होगा, इसमें क्या करना है अपीलीय अधिकार में, तो अपने अधीनस्थ न्यायालय, जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, वो अपील करने का अधिकार दिया गया है इनको, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं पूर्वलोकन, ये जो है ना तीसरा, कौन, पूर्वलोकन संबंधी अधिकार। तो पूर्वलोकन संबंधी अधिकार में दिया गया है कि राज्य विधान मंडल के द्वारा, ठीक है, राज्य विधान मंडल के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को मूल अधिकार का हनन करता है तो उसकी समीक्षा कर सकता है, और अगर गलत पाई जाए तो उसे रद्द भी कर सकता है, ठीक है। अगर गलत पाई गई तो उसको रद्द करने का अधिकार दिया गया है। तो ये किसके अंतर्गत, अपीलीय अधिकार, है ना, नहीं, ये पूर्वलोकन अधिकार, है ना। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं इस पर परामर्श संबंधी अधिकार में। तो ये परामर्श संबंधी अधिकार क्या होता है कि जैसे उच्च न्यायालय अपने से अधीनस्थ कोर्ट की परामर्श देने का कार्य करती है ना, परामर्श देने की कार्य करती है, ठीक है। अब बच गया कौन सा अधिकार, रीट जारी करने का अधिकार, ठीक है। तो रीट जारी करने का अधिकार जो है उच्च न्यायालय को, अगर बात करें तो न्यायालय की अगर बात करते तो न्यायालय कहने में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों, तो इन दोनों को यानी न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार है। वो 5 तरह का अधिकार है ना, 5 तरह का रीट जारी करने का अधिकार है। तो एक है, आप जानते हैं क्या है, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये रीट जारी करने का अधिकार है। एक फिर हम आपको रीट के बारे में भी समझाएंगे, रीट क्या होता है ना। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। फिर दूसरा है प्रतिबंध, तीसरा है परमादेश, है ना। ये रीट जारी करने का अधिकार है 5 तरह से, जिसमें तीसरा है परमादेश और चौथा है अधिकार परीक्षा, और एक और रीट जारी करने का अधिकार होता है जिसको कहते हैं उत्प्रेषण, ठीक है। तो न्यायालय को कितने प्रकार से रीट जारी करने का अधिकार है, 5 प्रकार से, है ना। तो आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। नेक्स्ट हम आपको इसके बारे में बतलाएंगे रीट क्या है, और ये सभी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सब जो रीट जारी करने का जो अधिकार है 5, इसके बारे में फिर नेक्स्ट क्लास में वर्णन करेंगे, ठीक है, ठीक है।